टूटना, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का शेड होना, फिर दोबारा से रीजनरेट होना, वो सारे जितने भी इवेंट्स होंगे, फीमेल्स है ना उनकी बॉडी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये वाला है, ऑलराइट, इसमें 3 फेजेस है ना। तो 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे कौन सा फेज है, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज है। तो वहाँ पे जो भी मैं चीजें बोलूंगी ना वो आपके सर के ऊपर से जाएगा, है ना। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके सर के ऊपर से जाए कोई चीजें, मैं चाहती हूँ आपके दिमाग में जाए और आपको चीजें समझ में आए, ऑलराइट। Hi everyone, I'm Peksha Singh, your biology educator and I welcome everyone in this wonderful session जिसमें आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि सारे बच्चे एकदम सर पकड़ लेते हैं कि भैया ये टॉपिक से तो हमें दूर रखो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बच्चों को समझ नहीं आता और इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि वो बोलते हैं हमें ये तो टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, हमें ये टॉपिक पढ़ना ही नहीं है। बट क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं, है ना। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे तो 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको ये कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर मिलेगा, राइट। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आई विल इंश्योर इन दिस वीडियो कि आपको जितना भी कन्फ्यूजन है, जो भी चीज़ें हैं, एकदम इजी वे में पढ़ाऊंगी ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए और इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद आपको आप ऐसा बोल सको कि हाँ हमें ये अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ऑलराइट। अगर ये वीडियो से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए तो यू गाइज नो द ड्रिल, आपको क्या करना है, आपको लिखना है #AppyFizz, ऑलराइट। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो को देखना, पहले कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दूंगी कुछ और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, तो ट्राई करना वो क्वेश्चंस को करने के लिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ऑलराइट। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप यहाँ पे देख ही सकते हो, है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे देख ही सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर में ये हो क्यों रहा है ना, आखिर में ये हो क्यों रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कौन है, इसका मैंने नाम सोचा है और मैं इसका नाम रखूँगी यूट्रस मती। इसका मैंने क्या नाम रखा है, इसका मैंने नाम दिया है यूट्रस मती, क्योंकि मेरा तो काम है नाम देना, है ना। मैं तो दूसरों को नाम ही देती रहती हूँ, तो मैंने इसको नाम दिया है यूट्रस मती, ऑलराइट। अब आप ये देखोगे यार, ये बड़ी गुस्से में है ना, इतना ज़्यादा क्रोध है इसके अंदर, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि कोई भी सामने आएगा तो इसको तहस नहस कर देगी, ऑलराइट। अब मैम इसके गुस्से का कारण क्या हो सकता है ना, ये इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों दिख रही है, हमारी जो प्यारी प्यारी सी यूट्रस मती है वो इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों है। देखो, एक ही रीज़न है, जो हमारी यूट्रस मती है ना उसको चाहिए बच्चा, उसको चाहिए कि प्रेगनेंसी हो जाए, बट और उसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा तैयारी भी करती है ना। पूरा एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो चीज़ें ज़रूरत है, जो चीज़ों की ज़रूरत है प्रेगनेंसी के लिए, वो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट, सारी तैयारी करके रखती है बेचारी। बट उसके बाद भी इसको नहीं मिल पाता बच्चा, तो फिर इसको आ जाता है गुस्सा, बोलती है कि अब जो ये तैयारी करी है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, मैं इसको तोड़ फोड़ कर दूंगी, है ना, मैं सारी चीज़ें हटा दूंगी, क्योंकि अगले महीने के लिए मुझे दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। ये तो वही वाली बात हो गई ना, आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप बहुत सारी तैयारी करते हो कि भाई मतलब आज पूरा एकदम घर साफ करेंगे, इसी प्लेट में खाना निकालेंगे, ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो बेचारी ये भी बहुत सारी तैयारी करती है, बट जब इसको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिलती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और ये क्या करती है, जो भी इसने तैयारी करी है ये सारा तोड़ फोड़ मचा देती है कि अब नहीं, अब मैं अगले महीने की तैयारी करूंगी। पॉसिबल हो सकता है कि अगले महीने भी प्रेगनेंसी हो जाए। तो हमारी जो यूट्रस मती है ना, आप बोल सकते हो ये थोड़ी सी डेल्यूलू है ना, ये बेचारी डेल्यूजन में रहती है ना, ये बेचारी डेल्यूजन में रहती है। इसको अभी भी लगता है कि क्या पता अगले महीने प्रेगनेंसी हो जाए, तो मैं अगले महीने के लिए तैयारी करूंगी, उसके लिए मुझे जो अभी तैयारी करी है उसको खराब करना पड़ेगा,
है ना। तो हमारी यूट्रस मती थोड़ी सी डिल्यूजनल है, बट हो सकता है क्या पता अगले महीने इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, है ना, यू नेवर नो। ऑलराइट, तो यार यहाँ पे जितनी भी चेंजेस होंगे, है ना, जितनी भी चीज़ें होंगी, जो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा वो सारा आपको किस में देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, है ना। टूटना, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का शेड होना, फिर दोबारा से रीजनरेट होना, वो सारे जितने भी इवेंट्स होंगे, है ना, जितने भी इवेंट्स होंगे वो सारा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने को मिलेगा। सो आई एम होपिंग कि अभी आपको रीजन समझ में आ गया होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वरना मैं आती सीधा कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करती, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये होता है और ये फेजेस होते हैं। ऑलराइट, बट हमें पहले समझना पड़ेगा कि आखिर में ये हो क्यों रहा है। ऑलराइट, हो क्यों रहा है। देखो जो आपकी फीमेल्स है ना, उनकी बॉडी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये वाला है। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं अब हम अपना कॉन्सेप्ट। चलो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है मैम, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। सबसे पहली बात जो आपको समझने की ज़रूरत है, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल्स ऑफ प्राइमेट्स, है ना, फीमेल्स ऑफ प्राइमेट्स, जैसे कि किस किस में आपको देखने को मिलेगा, मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स में। इनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इसके अलावा एक और साइकिल होता है जो फीमेल्स ऑफ नॉन प्राइमेट्स में देखने को मिलता है, दैट इज ईस्ट्रस साइकिल, है ना, दैट इज ईस्ट्रस साइकिल। ऑलराइट, अभी आपको अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। देखो, ईस्ट्रस साइकिल जो है वो नॉन प्राइमेट फीमेल्स में होता है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्राइमेट फीमेल्स में होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आ गया मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। ईस्ट्रस साइकिल का क्या एग्जांपल है मैम, डियर हो गया, गोट हो गया, इन सब में आपको ईस्ट्रस साइकिल देखने को मिलता है। यहाँ पे एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो शेड होती है, वहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो शेड नहीं होती है। यहाँ पे इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है, वहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होती है। ऑलराइट, सो आई एम होपिंग अभी आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, किस किस के बीच में, ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलो, मैंने क्या बोला, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, जैसे कि मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है मैम, ये तो आपने हमें बता दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है वो कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है और हम उसको बोलते हैं मेनार्क। क्या बोला जाता है उसको, मेनार्क बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बनके आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, तो हमने इसको स्टार मार्क कर दिया। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज। देखो, जो ये साइकिल है ना, यहाँ पे एवरेज मैंने लिया है 28 डेज। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि 28 डेज के लिए ही हो, ये वेरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल। किसी में, कुछ फीमेल्स में ये 26 डेज का भी होता है ना, कुछ फीमेल्स में 30 का भी होता है, कुछ में 35 का भी होता है। ऑलराइट, तो ये वेरी करता है फीमेल टू फीमेल, बट यहाँ पे मैंने इसको समझाने के लिए मैंने एवरेज कितने दिन का ले लिया है, 28 डेज का ले लिया है। ऑलराइट, मैंने क्या एवरेज लिया है, 28 डेज। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जितने भी इवेंट्स होंगे फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट वन, है ना, एक से दूसरे तक, उसको मैंने क्या बोला, उसको मैंने बोला मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक साइकिल की तरह है ना, ये एक साइकिल की तरह है। ऑलराइट, यहाँ तक चीज़ें आई एम होपिंग कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनके फेजेस के बारे में। तो देखो यार, अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो इसमें 3 फेजेस हैं, है ना, 3 फेजेस आप पढ़ने वाले हो। जो पहला फेज है उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज। इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज। इस फेज में ब्लीडिंग होती है ना। अभी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी सारे फेजेस के बारे में, वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ही देख लो। दूसरा क्या है, प्रोलिफरेटिव, प्री ओव्यूलेटरी और फॉलिकुलर फेज। क्या बोला मैंने दूसरे फेज का नाम, इसके बहुत सारे नाम है, मतलब 3 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्रोलिफरेटिव, प्री ओव्यूलेटरी, फॉलिकुलर फेज। अब आप पूछ सकते हो कि मैम यहाँ पे एक ही फेज के 3-3 नाम क्यों हैं।
ठीक है। तो इसका भी आपको रीज़न मिलेगा जब मैं पूरा साइकिल समझाऊंगी अच्छे से, क्योंकि देखो साइंस में कुछ भी चीज़ें ऐसे नहीं होती है ना, कि मेरा आज मन किया और मैंने उसका नाम दे दिया प्री ओव्यूलेटरी, मैंने उसका नाम दे दिया फॉलिकुलर फेज। ऐसा नहीं होता है साइंस में। जनरली यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, तभी इसका नाम ये पड़ा है प्रोलिफरेटिव, प्री ओव्यूलेटरी और फॉलिकुलर फेज। ठीक है, चलो तीसरे फेज पे देखते हैं। तीसरा फेज क्या बोलता है? तीसरा फेज है सेक्रीटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी एंड ल्यूटियल फेज। ठीक है, क्या है? सेक्रीटरी फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी एंड ल्यूटियल फेज। ये आपके तीनों फेजेस हैं, ये आपके तीनों फेजेस हैं। ठीक है, चलो अब हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग ये साइकिल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे कौन सा फेज है? मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज है ना। जो आपका मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज है वो कब तक लास्ट करता है? 1 से 5 दिन तक, है ना। उसके बाद 6 से लेकर 13 तक कौन सा फेज है? प्रोलिफरेटिव प्री ओव्यूलेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव एंड प्री ओव्यूलेटरी फेज। 14th डे पर ओव्यूलेशन हो रहा है, दैट इज रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, है ना। 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा और उसके बाद का जो फेज है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूटियल सेक्रीटरी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ये क्या है? पूरा एक साइकिल है 28 डेज का, है ना। चलो अब हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब मैं ट्राई करूंगी कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। सारा जितना भी कंफ्यूजन है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड वो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, अभी हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, है ना। ये चक्रव्यूह बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये क्या बना रही हूँ मैं? चक्रव्यूह बना रही हूँ। बट आपको इस चक्रव्यूह में फंसना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, बट आपको नहीं फंसना है। आपको इस चक्रव्यूह को तोड़कर निकलना है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। मैम क्या क्या बातें बोलते रहते हो आप, है ना। क्या क्या मतलब फालतू बातें बोलते रहते हो। ठीक है भाई, टॉपिक ही ऐसा है ना। अच्छे बच्चों का दिमाग घूम जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका दिमाग ना घूमे और जितना हो सके चीज़ें समझ में आए। ऑल राइट, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार मुझे बना लेने दो ये चीज़, उसके बाद हम लोग अच्छे से समझेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है मैम, ये तो हो गया। ओके, चलो अब यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करेंगे डेज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मान लो इसको। ठीक है, यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 13 एंड दिस इज 14th। फिर यहाँ पे आ जाएगा 16 18 20 22 24 26 28। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28। ठीक है मैम, ये तो आ गया हमें समझ में। ठीक है, चलो यहाँ पे एक और डंडी बना लेते हैं। डा से डंडी हम लोगों ने बना लिया है। यहाँ पे आ जाएगा 28 डेज का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। वाह 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 वाह, काउंटिंग हो गई। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ये बन गया है हमारा। अब हमें और कुछ डा से डंडियाँ बनानी पड़ेंगी, है ना। और कुछ डा से डंडियाँ बनानी पड़ेगी। देखो टाइम लगता है यार बनाने में, टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी ना सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, ऑल राइट। और एक यहाँ पे डंडी बनानी पड़ेगी, तो इसको भी बना देते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या हमारी डंडी अच्छे से बन गई है। ठीक है, और एक और डंडी। तो ये आपका पूरा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है।
है ना, पूरा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। ऑल राइट, तो हम लोगों ने बना लिया है पूरा चक्रव्यूह। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है मैम? यहाँ पे हमें सबसे पहले यूट्राइन चेंजेस देखने हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूट्राइन चेंजेस। ठीक है, यूट्राइन चेंजेस का मतलब होता है यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट? यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूट्राइन चेंजेस। ऑल राइट, ठीक है मैम, ये तो हमें समझ में आ गया। और क्या क्या चेंजेस देखने हैं? और हमें देखने हैं ओवेरियन चेंजेस, कि ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ओवेरियन चेंजेस हम देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमें हॉर्मोन्स का लेवल भी देखना है ना, हमें हॉर्मोन्स का लेवल भी देखना है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोग ओवेरियन हॉर्मोन्स देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ओवेरियन हॉर्मोन्स का लेवल देखने वाले हैं। उसके साथ साथ हमें पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का भी लेवल देखना है। तो यहाँ पे हम लोग पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का लेवल भी चेक करना है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। बट इसको समझाने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी हॉर्मोन्स, है ना, हॉर्मोन्स का क्या फंक्शन है ना, हॉर्मोन्स का क्या फंक्शन है, पहले हम लोग वो समझेंगे। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है ना, जैसे कि हमें पता है जो हाइपोथैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस है वो हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज GnRH। यहाँ पे मैं आपको पूरा पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, वो मैं अच्छे से समझा दूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो समझ में नहीं आएगा। तो इसी वजह से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। ऑल राइट, चलिए, जैसे कि हमें पता है जो हाइपोथैलेमस है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है मैम, ये तो हमें पता है, ये हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ा था। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये एक्ट करेगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। अगेन LH एंड FSH रिलीज होंगे। ठीक है, LH एंड FSH रिलीज होंगे। ये दोनों किस पे एक्ट करेंगे? ओवरी पे एक्ट करेंगे। ठीक है, ये किस पे एक्ट करेंगे? ओवरी पे एक्ट करेंगे। और ओवरी दो हार्मोन रिलीज करवाएगी, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ यहाँ पे हार्मोन्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस GnRH दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, और ये हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके ये क्या करवाएगा? इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स दैट इज LH एंड FSH। LH इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH किस पे एक्ट करेगा? LH एंड FSH किस पे एक्ट कर रहे हैं? ओवरी पे एक्ट करेंगे, एंड जिसकी वजह से दो हार्मोन रिलीज होंगे, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है? ये क्या करता है? इट मेंटेन एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने का काम होता है ईस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन होता है? प्रोजेस्टेरॉन का भी फंक्शन होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना, है ना। प्रोजेस्टेरॉन का भी फंक्शन होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना। ऑलराइट, बट ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये कब इसका एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है? पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में। प्री ओव्यूलेटरी मतलब ओव्यूलेशन के पहले, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज मतलब ओव्यूलेशन के बाद, है ना। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलकर एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी लिख लेना, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग
इन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ऑल राइट, ठीक है, यहाँ तक तो हमें चीज़ें समझ में आ गई। अब आप बोल रहे थे नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, ठीक है, अब समझते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पे जो भी मैं चीज़ें बोलूँगी ना वो आपके सर के ऊपर से जाएगा, है ना। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके सर के ऊपर से जाए कोई चीज़ें, मैं चाहती हूँ आपके दिमाग में जाए और आपको चीज़ें समझ में आए। ऑल राइट, चलिए अब हम समझते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ, ठीक है, अब ये जाकर ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। पॉजिटिव फीडबैक दिया इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को या फिर हाइपोथैलेमस, ये हो गया मेरा पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब है मैम? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है ये जाकर एक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और बोल रहा है भैया जी आप प्लीज LH और FSH को और ज़्यादा रिलीज करवाओ, है ना, हमें LH और FSH की ज़रूरत है। दैट इज पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। ये जाकर हाइपोथैलेमस को बोल रहा है भैया जी आप GnRH का लेवल और इंक्रीज करो। GnRH किस पे एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी LH और FSH को और ज़्यादा इंक्रीज कराएगा। तो यहाँ पे बेसिकली कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर ईस्ट्रोजन जो है पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, बोल रहा है मुझे LH और FSH का लेवल और ज़्यादा चाहिए। दैट इज पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। अब हम नेगेटिव फीडबैक की बात कर लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैम क्या होता है, उसको मैं डॉटेड लाइन से बना रही हूँ, ठीक है, ये मैं डॉटेड लाइन से बना रही हूँ, ठीक है, ये है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब होगा मैम? नेगेटिव वैसे तो आपने ये 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो आपको 11th क्लास में ही पता होगा, मैं बस रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, नहीं पता होगा तो यहाँ से पता चल जाएगा। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? ईस्ट्रोजन ने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक दिया, उसने बोला भैया हमें LH और FSH नहीं चाहिए, आप इसका लेवल कम कर सकते हो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे और ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे कम कर दो, ठीक है, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। समझ में आई ये बात, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ऑल राइट, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, पॉजिटिव फीडबैक क्या है, मैंने इसको पॉजिटिव फीडबैक दिया और बोला कि LH और FSH का लेवल जो है इंक्रीज कर दो, और मैंने नेगेटिव फीडबैक दिया और इसका लेवल क्या है, डिक्रीज हो गया, है ना, उल्टा, ठीक है। ऑल राइट, चलिए अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो अभी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ लो कि 50% आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट। चलिए समझते हैं कि क्या है, तो आ जाओ दोबारा से इस चक्रव्यूह में, है ना, चक्रव्यूह में आ जाओ और समझते हैं क्या है। देखो मैं यहाँ से समझाऊंगी, ठीक है, यहाँ से लास्ट से समझाऊंगी, क्योंकि ये एक साइकिल है ना, क्योंकि ये एक साइकिल है, तो जब ये साइकिल कंप्लीट होगी तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऑलराइट, मैं यहाँ से समझाने की इसलिए ट्राई करूंगी ताकि वो कनेक्ट कर पाओ आप चीज़ों को, है ना, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओ कि यहाँ पे जो पहला फेज है वो क्यों होगा। ऑलराइट, अभी आपको हो सकता है इनिशियली चीज़ें समझ में नहीं आए, बट जैसे ही जैसे मैंने बोला साइकिल कंप्लीट होगा आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ओवेरियन चेंजेस में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। ऑलराइट, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या मेन फंक्शन होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब, है ना, ये क्या करेगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को, इसको अभी मैं यहाँ पे नहीं ड्रॉ करूँगी, मैं बस मुंह से बताऊंगी और आपको समझ में आनी चाहिए वो चीज़ें। जब यहाँ पे पूरा स्टार्टिंग से करेंगे तब यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी। मैंने सिर्फ इतना बोला कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेस में हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और उसका मेन फंक्शन होता है इन हॉर्मोन्स का लेवल इंक्रीज करना, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। अब हाँ, आपने मैम पहले ही बता दिया था प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखना, ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखना। ऑलराइट, तो जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है आपका ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ा दिखेगा आपको, और साथ ही साथ जैसे जैसे, है ना, मतलब क्या बोला मैंने,
लेवल बढ़ा रहेगा और साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो भी थिक रहेगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है। अब क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो गया, है ना। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हुआ, डीजनरेट हो गया, जिसकी वजह से अब जो हार्मोन्स का लेवल, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे हाई था, वो क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट कर देगा, है ना, कम होना स्टार्ट कर देगा। अब अगेन अगर कम होगा तो उसका क्या फंक्शन था, वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रख रहा था। अब जैसे उसका लेवल जो है डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा तो क्या एंडोमेट्रियम रहेगी, नहीं रहेगी ना, वो क्या होगी, टूटना शुरू कर देगी, है ना, वो क्या करेगी, टूटना शुरू कर देगी, क्योंकि जो सोर्स था, जो उसको बचा के, जो उसको मेंटेन कर रहा था, वही नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे वो टूटना शुरू कर देगी और उसके बाद यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, आपका पहला फेज, दैट इज ब्लीडिंग, क्योंकि आपके पास प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन लेवल हार्मोन का लेवल कम हो चुका है। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा फेज दैट इज ब्लीडिंग, है ना, ये क्या है, ब्लीडिंग। ठीक है, तो पहला फेज आपका हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज जिसको बोलते हैं, है ना। और ये 1 से लेकर 5 दिन तक होती है, 1 से लेकर 5 दिन तक आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है, या फिर आप इसको लिख लो ब्लीडिंग फेज। ठीक है मैम, ये तो हमें समझ में आ गया है, ये यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ पे लेवल कम हुआ तो यहाँ से उसका लेवल कम हुआ, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ, और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो टूटना शुरू कर देती है। और इसमें पहला फेज आता है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, जो 1 से लेकर 5 दिन तक रहती है। ऑलराइट, ठीक है। अब इसके बाद मैम क्या होगा, देखो हमें ना सारे चेंजेस साइमल्टेनियसली देखने हैं, है ना, पैरेलली देखने हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे कुछ और हो रहा है और वहाँ पे कुछ और हो रहा है, ठीक है। हमें एक साथ देखना है कि यूट्राइन चेंजेस क्या हो रहे हैं, है ना, यूट्राइन, ठीक है, यूट्राइन चेंजेस क्या हो रहे हैं, ओवेरियन हॉर्मोन्स का लेवल क्या हो रहा है, ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल क्या है, ठीक है, हमें साथ साथ देखना है, साथ साथ। ऑलराइट, चलिए, ठीक है, ये तो पहला फेज हो गया, ये तो पहला फेज हो गया। अच्छा, अब यूट्राइन चेंजेस में तो क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम शेड हो रही है। इसी में ओवेरियन में, ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ओवेरियन चेंजेस क्या हो रहे होंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है वो डेवलप हो रहा होगा, किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल में, है ना, वो किसमें डेवलप हो रहा होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप हो रहा होगा। ऑलराइट, ये ओवरी में चेंजेस हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ओवरी में चेंजेस हो रहे होंगे। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो किस में डेवलप हो रहा होगा, आपके टर्शरी फॉलिकल में, है ना। तो टर्शरी फॉलिकल में आपके एंट्रम कैविटी दिखती है। ऑलराइट, तो ये क्या है आपका टर्शरी फॉलिकल। ये तो हो गया आपका, ये तो क्या हो गया आपका ओवेरियन चेंजेस, ठीक है। वहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल किस में डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल किस में डेवलप हो रहा है, टर्शरी फॉलिकल में डेवलप हो रहा है। अब मैम ओवेरियन हार्मोन्स का क्या लेवल होगा, ओवेरियन हार्मोन्स का क्या लेवल होगा, तो अगर आपको याद है जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ते हैं एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज ईस्ट्रोजन, है ना, दैट इज ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो फॉलिकल्स बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन में जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन था, ईस्ट्रोजन का फंक्शन था कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करना। अब यहाँ पे जब इसका लेवल बढ़ रहा है तो यहाँ पे अगर आप यूट्रस में देखोगे तो यूट्रस भी जो इसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो टूट गई थी या शेड हो रही थी, अब धीरे धीरे रीजनरेट करना स्टार्ट कर देगी, है ना। तो यहाँ पे जो यूट्रस की लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, वो धीरे धीरे रीजनरेट करना स्टार्ट कर देगी, है ना, क्या करेगी, रीजनरेट करना
स्टार्ट कर देगी। ठीक है, चलो ऑल राइट। अब मैम यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, तो अब पिट्यूटरी हार्मोन्स का क्या मैम? हमें आपने तो बोला था हमें साथ ही देखना है सबको, तो पिट्यूटरी हार्मोन को तो नहीं छोड़ सकते। वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा? पॉजिटिव फीडबैक देगा। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देगा, बोलेगा भैया जी आप LH और FSH का लेवल जो है वो बढ़ा दीजिए, हमें उनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे इनका लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे LH बनाया और ये वाला मैं FSH बना देती हूँ। ठीक है, ऑल राइट, तो इनका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है मैम, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है। अब क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अब हम दोबारा से ओवरी में आ जाते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है? टर्शियरी फॉलिकल बन गया था, अब हमारा बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। ये कैविटी आ जाएगी और ये सारे सेल्स आ जाएंगे, है ना। तो ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल बनकर तैयार हो गया है ना। ये क्या बनके तैयार हो गया है? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ईस्ट्रोजन का लेवल और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, यस, बढ़ता ही जाएगा। तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है एकदम बहुत ज़्यादा, और 13th डे पर ओव्यूलेशन के एक दिन पहले जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो एकदम पीक पे हो जाएगा, है ना, एकदम बढ़ जाएगा। मतलब उसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, राइट, उसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया ईस्ट्रोजन क्या देता है? पॉजिटिव फीडबैक टू द पिट्यूटरी, है ना। तो जिसकी वजह से LH और FSH का लेवल भी बढ़ रहा है। तो ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे LH और FSH का लेवल भी इंक्रीज होगा, और 13th डे पर ये एकदम पीक पे आ जाएगा, जस्ट प्रायर टू द ओव्यूलेशन। 13th डे पर इसका LH और FSH का लेवल पीक पे होगा, वो अपने पीक अटेन कर लेगा। ठीक है, अब जो ये LH है ना, ये जो हार्मोन है LH और FSH, इनका लेवल 10 से 15 घंटे तक पीक पे रहता है ना, 10 से 15 घंटे तक पीक पे रहता है, एंड दैट लीड टू ओव्यूलेशन। ठीक है, ये क्या है? LH, ये क्या है? LH, एंड दिस इज FSH। 13th डे पर एकदम पीक पे होंगे, और इसकी वजह से क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा 14th डे पर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? 13th डे पर LH और FSH का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और ईस्ट्रोजन का भी लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो चुका था। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन का लेवल जो है इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? यूट्राइन चेंजेस में क्या होगा? एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और ज़्यादा थिक होती जाएगी। ठीक है, तो ये और ज़्यादा थिक होती जाएगी। ऑल राइट, चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है। यहाँ पे ओवेरियन चेंजेस क्या हो रहे होंगे? यहाँ पर 14th डे पर ओव्यूलेशन हो गया होगा। ठीक है, 14th डे पर ओव्यूलेशन हो गया होगा, और सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो गया होगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो गया होगा। तो ये तो आपका ओव्यूलेशन के पहले वाला फेज था, है ना। देखो, मैंने बताया था कि इसके 3 नाम हैं। प्री ओव्यूलेटरी फेज, क्या मैंने नाम बोला था? प्री ओव्यूलेटरी फेज। अब मैंने आपको बोला था कि हर नाम का कोई ना कोई लॉजिक है ना। प्री ओव्यूलेटरी फेज इसको क्यों बोला था? क्योंकि ओव्यूलेशन के पहले हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बोला था प्री ओव्यूलेटरी फेज। दूसरा मैंने इसका नाम दिया था फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों दिया था मैम? फॉलिकुलर फेज इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा था, है ना, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा था। साथ ही साथ इसका एक और नाम था, दैट इज प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव इसको क्यों बोला गया? प्रोलिफरेटिव इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो थिक हो रही थी, है ना, रीजनरेट हो रही थी, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, सो अभी आपको इन तीनों नाम
क्यों दिया गया है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हो गया प्री ओव्यूलेटरी, मतलब ओव्यूलेशन तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। 14th डे पर ओव्यूलेशन हो गया है, सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई है। मैम अब इसके बाद क्या, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज का क्या, वो कौन पढ़ाएगा? मैं ही पढ़ाऊंगी मैं ही पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, चलो अब क्या होगा मैम, LH और FSH का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो चुका है, 14th डे पर ओव्यूलेशन हो चुका है, ईस्ट्रोजन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज था 13th डे पर। अब क्या होगा मैम इसका? ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती जा रही है ना, रीजनरेट हो रही है। इसके बाद क्या होगा मैम, है ना, इसके बाद देखो होगा क्या, जो सेकेंडरी oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte उसका तो रिलीज हो गया। अब ये जो बचा कुचा चीज़ है इसका क्या होगा, ये जो बचा कुचा फॉलिकल है, जो छिलका है, इसका क्या होगा, है ना, तो ये डेवलप हो जाता है आपके कॉर्पस हेमोरैजिकम। ठीक है, कॉर्पस हेमोरैजिकम। फिर उसके बाद ये डेवलप होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में डेवलप होता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया, ठीक है, अब मैंने जैसे बताया कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है ना, 2 हार्मोन्स को जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये इसका फंक्शन है 2 हार्मोन्स, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईस्ट्रोजन का लेवल यहाँ तक धीरे कम हो गया था, फिर धीरे 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 ये आपका फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट करता है ना, फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। अब जैसे मैंने बताया प्रोजेस्टेरॉन भी होता है, तो पहले तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, बट अब ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, बिकॉज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या करेगा, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखेगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पर और ज़्यादा ये थिक होती जा रही है ना, और ज़्यादा ये सेक्रेटरी और थिक होती जा रही है आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, तो ये जो आपका येलो वाला है ये है आपका ईस्ट्रोजन, एंड जो ग्रीन वाला है दिस इज प्रोजेस्टेरॉन, ये है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये तो हो गया कॉर्पस आई मीन ओवेरियन चेंजेस हो गए। अब मैम आप पिट्यूटरी हार्मोन को तो भूल गए, इनके लेवल का क्या? देखो जैसे मैंने बताया था जो ईस्ट्रोजन है यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, यहाँ पे उल्टा हो गया, ईस्ट्रोजन पलट गया, बोल रहा है कि अब मैं नेगेटिव फीडबैक दूंगा। तो जो ईस्ट्रोजन है वो नेगेटिव फीडबैक देगा, बोलेगा हमें LH और FSH की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कम कर लो, है ना। तो LH और FSH का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, है ना, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में वो कम हो जाएगा। ऑल राइट, तो इसका लेवल तो कम हो गया ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक, ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक बाय ईस्ट्रोजन। यहाँ पे उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया था प्री ओव्यूलेटरी फेज में, यहाँ पे उसने नेगेटिव फीडबैक दिया है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में, जिसकी वजह से LH और FSH का लेवल जो है वो काफ़ी कम हो गया है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग। यहाँ पे आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम अभी भी है। ठीक है, अब क्या होगा मैम, है ना, अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए? तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करेगा, डीजनरेट हो जाएगा, डीजनरेट हो गया हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, जिसकी वजह से जो आपके प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन थे इनका लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनका लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। अब इनका लेवल डिक्रीज हो गया है तो दैट मीन्स जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी वो शेड होना शुरू कर देगी, बिकॉज इसको कौन मेंटेन कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ही मेंटेन कर रहे थे। ऑलराइट, तो इसका जो लेवल है ये जैसे ही डिक्रीज होगा जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो भी शेड करना शुरू कर देगी, वो भी टूटना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे दोबारा से दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, अब यहाँ पर ब्लड अलोंग विद द एंडोमेट्रियम लाइनिंग और म्यूकस वेजाइना से बाहर आएंगे, जिसको हम लोगों ने बोला मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, और ये साइकिल जो है ये रिपीट होती जाती है
है ना, ये साइकिल जो है ये रिपीट होती जाती है। सो नाउ आई एम होपिंग कि आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैंने क्या बोला, ये है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी, जैसे मैंने बताया कि नाम ऐसे ही बिना लॉजिक के नहीं दिया जाता है ना। पोस्ट ओव्यूलेटरी मतलब ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज है। ल्यूटियल, ल्यूटियल फेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बना है ना, कॉर्पस ल्यूटियम बना है। ऑल राइट, और क्या नाम था इसका, सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज, इट इज बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियम, है ना, एंडोमेट्रियम यहाँ पे सिक्रीटरी हो जाती है ना, सिक्रीटरी हो जाती है, दैट इज सिक्रीटरी फेज। तो ये पूरा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल था, ये आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल था। आई होप कि अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी और अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस एल्बिकन्स लास्ट में, ठीक है, ये कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता है, ये कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता है। सो ये आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल था। तो आई एम होपिंग ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो यू गाइज नो द ड्रिल, आप लोग कमेंट सेक्शन में #एपिफिस लिख देना, ठीक है, #एपिफिस लिख देना। चलो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, जैसे कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है दैट मीन्स, मतलब एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है ना। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। ज़रूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, तो मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स कि प्रेग्नेंट ही है। कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी बीमारी हो गया, कोई भी स्ट्रेस की वजह से मतलब अनीमिया है, उस टाइम पे भी आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें, ये पॉइंट हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्या है, इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जैसे मैंने बताया जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू रहता है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सीज हो जाती है ना, उसका एक पर्टिकुलर एज तक ही वो चलती है, उसके बाद नहीं होती है, राइट। वो है 50 ईयर्स ऑफ एज और इसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। इसको क्या बोला जाता है, मीनोपॉज बोला जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो मीनोपॉज क्या है, जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है। ऑलराइट, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मीनोपॉज। ऑलराइट, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इज FSH, ईस्ट्रोजन, LH और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इज FSH, ईस्ट्रोजन, LH और टेस्टोस्टेरोन एंड द करेक्ट आंसर इज CLH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या है आंसर, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब एक बार हम लोग CBSE बोर्ड का क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके CBSE बोर्ड में आया हुआ है। एक्सप्लेन ओवेरियन एंड यूटेराइन इवेंट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। यहाँ पे आप अगर वो पूरा जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है वो बना दोगे तो फिर तो आपके मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, अगर ये 5 नंबर में आ रहा है या 5 मार्कर वाला क्वेश्चन है तो आपने अगर वो पूरा बना दिया अच्छे से और फेजेस को समझा दिए तो मतलब आपके 5 नंबर पक्के हैं। तो आपको समझ में आ गया है यहाँ पे क्या करना है, पूरा जो भी मैंने समझाया है वो सब कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा और अगर आप नहीं भी बनाते हो तो पॉइंट्स में आपको मेंशन करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नीट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीट क्वेश्चन क्या बोलता है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस अप्रॉक्सीमेटली ऑन 14th डे। ये आपका असर्शन है। रीजन क्या है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम, देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट मुझे सही लग रहे हैं, है ना, ये दोनों स्टेटमेंट ही मुझे सही लग रहे हैं। ऑलराइट, तो A और B जो है बोथ आर करेक्ट, है ना, A and B आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। C इज द करेक्ट आंसर।
सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो पॉज करके ज़रूर मुझे बताना है ना कि कैसा लगा आपको ये सेशन, मतलब ये लेक्चर, क्या आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं, और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसका आंसर भी ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में डालना। ऑलराइट, तो यही था आज का पूरा टॉपिक, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, ठीक है। आप लोग और भी कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको भी रिकमेंड कर सकते हो, है ना, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि मैम मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो ऑलराइट एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।